कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम लोग रिटन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रिटन स्टेटमेंट होता क्या? अभी जस्ट हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि जब भी प्लेंटिफ को अपनी बातें कोर्ट के सामने रखनी होती है तो वो प्लेंट फाइल करता है। मतलब क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या लीगल राइट वायलेट हुआ है, क्या रेमेडी कोर्ट से मांगना चाह रहा है, वो सारी बातें जो प्लेंटिफ रहता है प्लेंट में लिखता है। अब जो कोर्ट है सिर्फ प्लेन को देख के तो फैसला नहीं सुना सकता। अब जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई है यानी कि डिफेंडेंट को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, डिफेंडेंट को भी बुलाया जाएगा, डिफेंडेंट को भी सुनने मतलब अपनी बातें रखने का मौका दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। तो डिफेंडेंट अपनी बातें किस तरीके से कोर्ट के सामने पेश करता है उसे हम लोग बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट एक तरीके से प्लेंट का रिप्लाई होता है। इसमें जो डिफेंडेंट रहता है, जो भी बातें प्लेंटिफ ने प्लेंट में लिखी होती है उनको या तो एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा, या फिर डिफेंडेंट को लगता है कि अपनी तरफ से कोई और नई बात बताना कोर्ट को, तो वो भी बातें बताएगा। अब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? देखो, ये जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होता है ना, इसे ही देखते हुए कोर्ट जो रहते हैं इशू फ्रेम करते हैं। इशू फ्रेम करना मतलब किन चीज़ों को डिसाइड करेगी कोर्ट। ऐसे तो पार्टीज के बीच में बहुत सारी बातें रहती है, लेकिन हर बात तो कोर्ट में नहीं जा सकती, हर बात तो कोर्ट में नहीं डिसाइड करी जा सकती। तो किन बातों को डिसाइड करेगी कोर्ट, वो बेसिकली कोर्ट क्या करती है, फ्रेम कर लेती है इश्यूज़ को। उसे बोलते हैं फ्रेमिंग द इश्यूज़। तो अगर एक बार कोर्ट ने इशू फ्रेम कर लिया तो उसी के हिसाब से चलती है प्रोसीडिंग। अब इशू फ्रेम कैसे करेगी कोर्ट? रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट को देखते हुए। तो इसका मतलब ये है कि कोई और ऐसी चीज़ कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी जो कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बाहर है। ठीक है। अब प्रोसीडिंग वगैरह जो भी चलनी होगी उसी हिसाब से चलेगी जो कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में है। ठीक है। अगर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ने नहीं लिखा तो उसका जो है कोर्ट उसे नहीं सुनेगी। लेकिन अगर कभी मान लो कोई पार्टी है, मान लो डिफेंडेंट या जो प्लेंटिफ है, उसे ऐसा लगता है कि कोई और नया फैक्ट भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए उनके प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में, तो कोर्ट से इस चीज़ की परमिशन ले सकता है। कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए, तो कोर्ट अलाउ कर देगी। कहीं ना कहीं कोर्ट इस चीज़ को भी बैलेंस करके देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे मना कर दिया तो ये पार्टी क्या करेगी, दूसरा सूट फाइल करेगी। तो कोर्ट इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। ये तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, जो भी रिटन स्टेटमेंट या प्लेंट में अमेंडमेंट करना होता है। ठीक है, कोर्ट के ऊपर है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अलाउ कर देना चाहिए तो बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। मान लो मैं एक डिफेंडेंट हूँ, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात है जब मैंने रिटन स्टेटमेंट फाइल करा तब मुझे उस फैक्ट के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसके बाद मुझे वो चीज़ पता चलती है और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है केस के डिसाइड होने के लिए, तो मैं कोर्ट से परमिशन लूँगी। कोर्ट अगर ने अगर मुझे अलाउ कर दिया तो ठीक है, मैं अपने रिटन स्टेटमेंट में चेंज कर लूँगी। ठीक है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड। ये तो आपको पता चल गया होगा, पहली इंपॉर्टेंस कि मतलब दोनों जो पार्टीज़ हैं अपनी बातें कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन एक और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का, उससे ये पता चल जाता है ना कि दूसरी पार्टी कोर्ट के सामने क्या लाने वाली है, क्या प्रेजेंट करने वाली है। जैसे जैसे ही प्लेंट फाइल होता है, ठीक है, तो क्या होता है, डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा, समन इशू किया जाता है। समन के साथ एक प्लेंट की कॉपी भेजी जाती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि डिफेंडेंट को पता चल जाए कि जो प्लेंटिफ है कोर्ट में क्या प्रेजेंट करने वाला है, अकॉर्डिंगली वो अपना डिफेंस प्रिपेयर करके आए। यही चीज़ जो रिटन स्टेटमेंट के साथ है, सेम चीज़ यही एप्लीकेबल होगी कि मतलब दोनों पार्टी को पता रहे कि हाँ क्या क्या बातें कोर्ट में प्रेजेंट होने वाली है, वहाँ पे जाके मतलब चुप ना रहे। ठीक है, उनके पास अपना आर्ग्यूमेंट और जो डिफेंस है वो प्रिपेयर्ड रहे। रिटन स्टेटमेंट को फाइल या तो डिफेंडेंट करेगा या जो भी उसका एजेंट है। अगर मान लो एक केस में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो अगर वो लोग चाहें इकट्ठे मिलके एक ही रिटन स्टेटमेंट फाइल करना तो कर सकते हैं, लेकिन सारे सबको उस पर साइन करना होगा। ठीक है। और अगर ये चाहे अलग अलग रिटन स्टेटमेंट फाइल करना तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पार्टी का राइट है। ये तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है ना कि दोनों पार्टीज को जो है कोर्ट सुनेगी। अब ये मत समझना कि मान लो 3 डिफेंडेंट है, ठीक है, एक केस में 3 डिफेंडेंट है, तीनों ने अपना अलग अलग रिटन स्टेटमेंट फाइल किया है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट बाकी डिफेंडेंट को बाइंड नहीं करेगा। ठीक है। रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का बेसिकली जो पीरियड है, जब समन इशू होता है उसके 30 दिन के अंदर करना होता है, लेकिन ये जो पीरियड है 90 डेज तक बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो प्रोसीजर वाले लॉज होते हैं ना, यहाँ पे कुछ मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता कि मतलब यही यही फॉलो होना है, नहीं। जब आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको ये बात पता चली होगी कि जो प्रोसीजरल लॉ है ना, हम उसे स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं इंटरप्रेट करते, हम उसे इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि जो पार्टीज है उन्हें जस्टिस मिल जाए।
अल्टीमेटली ये जो प्रोसीजरल लॉज है इन्हें इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया गया था? जस्टिस दिलाने के लिए इंश्योर कराया गया था ना। अब इतना भी इसे स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करना कि पार्टीज को जस्टिस ही ना मिले। तो अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि 90 दिन हो गए, ठीक है, डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे 90 दिन के बाद भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट मतलब हर बात पे ये अलाउ नहीं करे, वरना ऐसे तो साफ साफ दिख रहा है, आप तो सारा सीपीसी का जो भी प्रोविजंस आप उसे वायलेट करो, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी है ही नहीं, उसके लिखे रहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर जस्टिस ये डिमांड करती है कि 90 दिन के बाद भी आप डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट एक्सेप्ट करो, तो कोर्ट जो है बिल्कुल इसे एक्सेप्ट कर लेगी। और एक लीगल मैक्सिम है ना, ये जो लीगल मैक्सिम ये कहता है कि जो कोर्ट का एक्ट है वो किसी को भी प्रिजुडाइज ना करे। ये जितनी भी मैंने आपको भी बातें बताई ना, ये सारी बातें एक केस में कही गई थी। उस केस का नाम है सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कुछ जनरल रूल्स जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर रहे थे। रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट को देखते हुए ड्राफ्ट करी जाती है। जैसे प्लेंट है वो तो मतलब जो पार्टी है अपनी अपनी बातें लिख देता है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली, एक तरीके से जितनी भी बातें प्लेंट में लिखी गई होती है उसका डिफेंस होता है। तो इस वजह से जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट वो कैसे बनता है, प्लेंट को देखते हुए बनता है। जैसे मैंने आपको प्लेंट में बताया था कि प्लेंटिव जो है अल्टरनेटिव रेमेडी भी मांगता है, नॉर्मल रेमेडी भी मांगता है, तो इसके अंदर जो डिफेंडेंट है वो भी बहुत सारे डिफेंसेस मांग सकता है, नॉर्मल डिफेंस, अल्टरनेटिव डिफेंस। मतलब बस ये हो कि लॉ के थ्रू वो बार नहीं होना चाहिए, लॉ में वो मेंटेनेबल होना चाहिए। डिफेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में देखते हैं। तो पहला ये है कि जैसे प्लेंटिव सारे डॉक्यूमेंट प्लेंट के साथ देता, सेम उसी तरीके से जब डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो अपने डिफेंस के सपोर्ट पे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है। अब लेकिन इसके पास एक्सेप्शन है, वो डॉक्यूमेंट नहीं देगा जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के पर्पज से उसने बचा कर रखा है, ठीक है। मतलब जो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम प्लेंटिफ का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा या विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, तो उसके लिए जो उसने डॉक्यूमेंट बचा कर रखा है उसे देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जो भी डॉक्यूमेंट वो विटनेस को देगा उसकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं देने की ज़रूरत, वरना बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके डिफेंस को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब कोर्ट में पेश करने होंगे विद द रिटन स्टेटमेंट। दूसरी बात ये है कि डिफेंडेंट जो है जो भी नए फैक्ट वो रेस करने वाला है कोर्ट में, ठीक है, मान लो जो बातें प्लेंट में नहीं लिखी, ऐसे कोई सी भी बातें हो सकती है। जैसे मान लीजिए सूट है, लिमिटेशन के थ्रू ये बार्ड है, या फिर वो जो ट्रांजैक्शन था डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में वो वॉइड या वॉइडेबल है, मतलब ऐसी जो भी बातें हैं जो नया फैक्ट है, मतलब प्लेंट में नहीं मेंशन, और इस बात को डिफेंडेंट कोर्ट में रखने वाला है, ठीक है, कोर्ट में प्रेजेंट करेगा, तो उसे ये बातें रिटन स्टेटमेंट में मेंशन करनी होंगी। और अगर वो रिटन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करेगा तो इस बात को कोर्ट में जो है रेज नहीं कर सकता है। इसके पीछे का बेसिकली रीज़न ये है कि कल को जब ये बात आगे कोर्ट में चलेगी तो प्लेंटिफ अचानक से सरप्राइज में ना आ जाए कि अरे ये बात तो लिखी ही नहीं थी, ये बात आ कहाँ से गई। तो ये जो सारी बातें हैं प्लेंटिफ को पता होनी चाहिए, तो ही तो प्रिपेयर्ड होकर आएगा। उद्धव सिंह के केस में ये कहा गया था कि ये रूल इस वजह से नहीं है कि मतलब हम उन इम्पॉर्टेंट बातों को छोड़ दें जो कि केस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं, इसलिए नहीं है। ये बस इसलिए है कि जो पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उसका इंटरेस्ट बचाया जा सके, ठीक है। और ये जो पूरी चीज़ है कि मतलब कोर्ट में रेस कर सकता है डिफेंडेंट ये बात या नहीं, वो तो पूरा का पूरा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लो प्लेन पे कोई बात लिखी गई है और उससे डिफेंडेंट डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है ना, तो ऐसे सिचुएशन में उसे स्पेसिफिकली करना पड़ेगा, साफ साफ मना करना पड़ेगा। जनरली नहीं मना करेगा, नहीं ऐसा तो नहीं था, नहीं, एकदम क्लियरली बोलेगा कि नो इट वॉज नॉट लाइक दिस, इस तारीख को ऐसे ऐसे ये चीज़ नहीं हुई थी, जो भी चीज़ वो डिनाई कर रहा है। अगला ये है कि जो भी डिनायल कर रहा है डिफेंडेंट वो वेग नहीं होना चाहिए, इवेसिव नहीं होना चाहिए। इससे क्या मतलब, मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर मान लो प्लेंटिफ ये कह रहा है कि डिफेंडेंट ने मुझसे इतना पैसा लिया है, तो अब डिफेंडेंट सिर्फ ये ना कहे कि मैंने पैसा नहीं लिया, नहीं, वो स्पेसिफिकली लिखेगा। अगर उसने लिया है तो वो मेंशन करेगा कि हाँ मैंने इतना पार्ट लिया है, जो भी है, मतलब एकदम साफ साफ क्लियरली मेंशन किया जाएगा। ये नहीं कि एक भ्रम में रखना, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई भी प्लेंटिफ ने कहा कि इसने मुझसे इतने पैसे लिए, मान लो 5,000 रुपये लिए, ठीक है।
तो इस तारीख को इसने मुझसे 5,000 रुपये उधार लिए। तो अब क्या है, मान लो डिफेंडेंट जो है, अब वो ये नहीं लिखेगा कि मैंने पैसे नहीं लिए, नहीं, उसे साफ साफ लिखना होगा कि मैंने ना तो इस तारीख को ना किसी और तारीख को मैंने प्लेंटिफ से किसी तरीके का उधार नहीं लिया। तो वेग नहीं होना चाहिए, साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अगला पॉइंट ये है कि जितने भी एलिगेशन प्लेंट के अंदर मेंशन्ड है उसे ना तो डिफेंडेंट साफ साफ डिनाई कर रहा है और ना ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो कोर्ट क्या समझेगी ऐसे मामले में? कोर्ट समझेगी कि डिफेंडेंट ने वो सारे एलिगेशंस को एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब भी डिफेंडेंट डिनाई करती है ना, बहुत केयरफुली डिनाई करना पड़ता है। मतलब जितने केयर के साथ मतलब प्लेंट अपना एलिगेशन फाइल करता है उससे कहीं ज़्यादा ध्यान जो रहता है डिफेंडेंट को देना पड़ता है अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हुए। अब मान लो जो प्लेंटिफ है उसे बहुत सारे एलिगेशन लगा दे एक ही पॉइंट में, तो अब जो डिफेंडेंट है उसे डिनाई करेगा तो एक ही पॉइंट में डिनाई नहीं कर देगा, उन सारे एलिगेशंस को पार्ट्स में बांटेगा, फिर एक एक करके उन्हें डिनाई करेगा। ठीक है, अब मैं आपको डिनायर वाला कंसेप्ट एक लास्ट एग्जांपल से समझाते फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें जो प्लेंटिफ है वो ये कहता है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ का जो घर है उसकी पोजेशन ले रखी है। अब यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो दो बातें कहना चाह रहा है। पहली बात वो ये कहना चाह रहा है कि उसने कभी पोजेशन नहीं ली घर की, और दूसरी बात ये कहना चाह रहा है कि जो घर है वो प्लेंटिफ का नहीं है। तो अब उसके पास दो तरीके बनते हैं, या तो ये बातें अलग अलग लिख दे जो कि सही तरीका है, सही तरीका एकदम डिनाई करने का कि मैंने पोजेशन नहीं ली थी घर की, और दूसरे पॉइंट में ये लिखे कि ये जो घर है वो प्लेंटिफ का नहीं है। और गलत तरीका ये है, अब मान लो डिफेंडेंट लिख दे कि मैंने तो जो प्लेंटिफ का घर है उसका पोजेशन लिया ही नहीं था। तो बहुत ही केयरफुली प्लेंट को पढ़ना पड़ता है तो ही रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया जा सकता है, वरना थोड़ी बहुत भी भूल चूक होती है तो वो बातें एडमिट हो जाती है जो कि एक्चुअली में डिफेंडेंट एडमिट नहीं करना चाहता। 6 पॉइंट ये है कि मान लो सूट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, और मान लो जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है वो भी फाइल हो चुका है, लेकिन उसके बाद मान लो कोई और नया ग्राउंड पता चलता है डिफेंडेंट को डिफेंस से रिलेटेड, तो ऐसे सिचुएशन में वो कोर्ट के सामने फाइल कर सकता है। ठीक है, सेट ऑफ हो सकता है, काउंटर क्लेम हो सकता है। नॉर्मली तो जब रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाता है तो उसके बाद तो किसी भी तरीके की प्लीडिंग अलाउड नहीं होती, वरना तो ऐसे तो हर स्टेज पे जो है डिफेंडेंट अपनी बातें पलटेगा, प्लेंटिफ अपनी बातें पलटेगा, है ना। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम अलाउड रहता है, लेकिन उसके अलावा किसी और तरीके की प्लीडिंग नहीं अलाउड रहती। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिफेंडेंट को पता चलता है या प्लेंटिफ को पता चलता है, मतलब जिसको भी पता चले, यहाँ पे तो हम डिफेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कोर्ट से परमिशन ले सकता है और अपना रिटन स्टेटमेंट चेंज कर सकता है अकॉर्डिंगली। प्रोसीजरल लॉज ना बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, यहाँ पे कोर्ट के पास बहुत डिस्क्रिशन रहता है, क्योंकि रीज़न क्या है, प्रोसीजरल लॉ आया ही क्यों है, हमें जस्टिस ग्रांट कराने के लिए ना। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम अपना ये जो टॉपिक है रिटन स्टेटमेंट का ख़त्म करते हैं। अगर मान लो जो डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट जो भी टाइम मान लो कोर्ट फिक्स करती है, 90 दिन 100 दिन जो भी मान लो कोर्ट ने उसे टाइम दिया, उसके अंदर जो डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट नहीं लेकर आता, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो डिफेंडेंट के जो अगेंस्ट है वो केस डिसाइड कर दे एक्स पार्टे, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो रिटन स्टेटमेंट नहीं लाया तो इसका मतलब ये होगा कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही जाना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट या फिर उसे दोबारा से मौका दे दे, तो वो पूरा का पूरा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन ऐसे ही नहीं यूज़ करती, अपना जुडिशियल माइंड लगाती है कि क्या सही रहेगा उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से। तो एक केस देखते हैं हम लोग, बलराज तनेजा का। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा इस प्रोविज़न में, या ऐसा किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है कोर्ट के ऊपर कि वो जो है प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री दे दे अगर डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर नहीं फाइल करता। ये कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है तो उसी हिसाब से जो है कोर्ट एक्ट। नाउ वी आर डन विद दिस। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, मैं किसी भी सब्जेक्ट की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत एफर्ट डालती हूँ जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो सके। सो हरे कृष्णा।